भूगोल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो इरेटोस्थनीज नामक एक भूगोल शास्त्री थे, जिन्होंने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। हम लोग ये पढ़ते भी हैं कि भूगोल के जो जनक हैं वो इरेटोस्थनीज है। भूगोल के पिता का नाम इरेटोस्थनीज है। भूगोल जो है, भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, जो कि एक जियोग्राफर्स दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा का दो शब्द है, जियो और ग्राफर्स। ये जियो और ग्राफर्स से मिलकर बना है जियोग्राफर्स, जिसमें अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे हम तो जियो का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफर्स शब्द का अर्थ होता है वर्णन करना। तो यहाँ से चाहे तो हम भूगोल शब्द का एक परिभाषा बता सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वैसा शास्त्र जो पृथ्वी का वर्णन करता है ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। वैसा शास्त्र जो पृथ्वी का वर्णन करता है भूगोल कहलाता है। हम लोगों का जो नया लेसन था, इससे पहले याद रखिएगा कि भूगोल के जो जनक है वो इरेटोस्थनीज है। हम लोग का जो लेसन है उसका नाम संसाधन है। चलिए हम लोग संसाधन शुरू करते हैं। संसाधन आखिर कहते क्या है, किसे हैं, संसाधन होता क्या है, किसे हम संसाधन कह सकते हैं, संसाधन की कितने वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन से संसाधन है जो हमें पढ़ना है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, संसाधन हमारे पर्यावरण में मौजूद वैसे सभी पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाता है। हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाता है। जैसे में हम लोग देखते हैं कि हम लोग आए दिन हम इस पर्यावरण से बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं अपने निजी जीवन में। जैसे कि मिट्टी हो गया, मिट्टी क्या है, संसाधन है, इसका उपयोग होता है। लकड़ी है तो लकड़ी का उपयोग हम लोग करते हैं, तो लकड़ी क्या है, संसाधन है। अभी हम पेन का यूज करें, स्केच पेन का यूज करें, तो स्केच पेन क्या है, संसाधन है। ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट, व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जा रहा है, तो ये व्हाइट बोर्ड क्या है, ये एक संसाधन है। तो वैसे पर्यावरण मौजूद वे सभी पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाता है। याद रखिएगा कि पर्यावरण में मौजूद वे सभी पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संसाधन कहलाता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि संसाधन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर संसाधन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो संसाधन को मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका प्राकृतिक संसाधन। दूसरा जो होता है वो होता है मानव निर्मित संसाधन। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा जो होता है वो होता है मानव संसाधन। संसाधन के बारे में लोग जान लिए। आइए जानते हैं कि संसाधन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है। संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हम वैसे पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जो प्रकृति से भगवान के द्वारा हमको जो मिला है वो प्राकृतिक संसाधन है। और वैसे संसाधन जिसका निर्माण मानव किया है, लेकिन मानव कैसे किया है, तो प्राकृतिक संसाधनों की मदद से किया है, वो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे में हम मानव निर्मित संसाधन का एग्जाम्पल बोलते हैं घर जो एक मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि इसको कौन बनाया है, मानव बनाया। अब जब मानव बनाया तो घर बनाने के लिए वो ईंट का प्रयोग किया, मिट्टी का प्रयोग किया, बालू का प्रयोग किया, बहुत तरह का वस्तुओं का प्रयोग किया, और ये सभी वस्तुएं जो थी वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आती थी। याद रखिएगा, जिन संसाधनों का निर्माण मानव प्राकृतिक संसाधनों की मदद से करता है मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। मानव भी एक अपने आप में संसाधन होता है, क्योंकि अपने दिमागी कौशल के आधार पर यह क्या करता है, सभी संसाधनों को उपयोग के लायक बनाता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अभी हम लोग को विशेष चर्चा करेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन होता क्या है, तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा। वैसे संसाधन जिसे प्रकृति हमें दिया है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन को भी 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। प्राकृतिक संसाधन को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन के प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो है समाप्यता के आधार पर। दूसरा है समाप्यता के
आधार पर। तीसरा जो संसाधन है वो स्वामित्व के आधार पर उसको बांटा गया है, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व कहने का अर्थ मालिक के आधार पर हम कह सकते हैं। और चौथा जो संसाधन है वो विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं एक एक करके कि आखिर उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, संसाधन के कितने प्रकार के होते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद एक एक करके सबका हम लोग चर्चा करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर भी संसाधन के दो प्रकार होते हैं, सबसे पहले होता है नवीकरणीय और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर अगर बात करें तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो है वो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा जो है वो सामुदायिक संसाधन है, सामुदायिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन जो होते हैं, संसाधन के चार प्रकार हैं। चलिए चारों का पहले नाम जान लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। विकास के स्तर के आधार पर चार संसाधन में सबसे पहला होता था संभावित संसाधन, पहला था संभावित संसाधन, दूसरा था विकसित संसाधन, तीसरा हम लोग भंडार कह सकते हैं, भंडार, और चौथा जो होता है वो संचित कोष। जी हाँ, ये चार संसाधन थे। चलिए फिर सुन लीजिएगा कि संसाधन को तीन भागों में बांटा गया, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को जो है वो चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला जो आधार है उत्पत्ति के आधार पर है, दूसरा समाप्यता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधन के भी दो प्रकार हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अगर स्वामित्व के आधार पर देखें तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन के दो भेद हैं वो उसमें सबसे पहला भेद जैव संसाधन किसे कहते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर जैव संसाधन होता क्या है। वैसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल से हुई है, वैसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल से हुई है, या हम लोग कह सकते हैं वैसे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त है। वैसे संसाधन जिसकी उत्पत्ति जैव मंडल से हुई है या वैसे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं। वैसे संसाधन जिसकी उत्पत्ति जैव मंडल से हुई है या जिसमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाता है। अब इसमें जितने भी सजीव वस्तु आप देखते होंगे, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधा और भी जितने जीव जंतु हैं, सबके सब जैव संसाधन का उदाहरण है। अजैव के बारे में अगर बात करेंगे हम तो वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित हुए हैं अजैव संसाधन कहलाता है। जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित हुए हैं वो अजैव संसाधन कहलाता है। जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित हुए हैं वो अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे में निर्जीव वस्तु में ईंट हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब अजैव संसाधन उदाहरण है, क्योंकि ये सब सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। यहाँ हमारा जो व्हाइट बोर्ड है, स्केच है, डस्टर है, ये सब के सब अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। नवीकरणीय के बारे में अगर बात करें तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसे संसाधन जैसा इसका नाम है, डिफिनेशन भी उसी प्रकार का होता है। नवीकरण मतलब होता है नया हो जाना, नया करना या नया हो जाना। नवीकरण मतलब नया हो जाना। इसको और भी कई नामों से पुकारा जाता है। असमाप्य भी इसको कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन को असमाप्य, नवीकरणीय को असमाप्य संसाधन कह सकते हैं हम, या अक्षय संसाधन कहते हैं। नवीकरण कहने का होता है नया कर लेना, नया हो जाना, नया बन जाना। तो वैसे संसाधन जिनका पुनर्निर्माण होता रहता है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जो कभी समाप्त नहीं होते वो नवीकरणीय संसाधन है। जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, जो हमेशा जिसका निर्माण होता रहता है, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे हमारे पास जो वायु है, वायु कभी समाप्त नहीं हो सकती, वायु नवीकरणीय संसाधन है। हम लोग जो पानी का उपयोग करते हैं, पानी का पुनः चक्रण होते रहता है, तो यह भी क्या है, यह नवीकरणीय संसाधन है।
इसका सेम अपोजिट नवीकरणीय का सेम अपोजिट अनवीकरणीय संसाधन होता है। इसका पुनर्निर्माण नहीं होता है। इसको हम जैसे असमाप्य संसाधन बताए, वैसे ही अनवीकरणीय संसाधन को हम लोग समाप्य संसाधन कर सकते हैं। समाप्य मतलब ये खत्म हो जाएगा एक समय, एक निश्चित समय में, किस समय ऐसा आएगा कि ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या बता रहे थे, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो सकते वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे में वायु, पानी, वैसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, जिनका बार बार निर्माण किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे वायु, पानी, ये सब आदि जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वह नवीकरणीय संसाधन है। हम आपको बताया कि नवीकरणीय को भी जो है कई नामों से जाना जाता है। जैसे में नवीकरणीय को हम बताया कि नवीकरणीय को असमाप्य मतलब समाप्त नहीं होने वाला संसाधन कहा जाता है या अक्षय संसाधन कहा जाता है। उसी प्रकार इसका सेम अपोजिट, इसको हम लोग अनवीकरणीय के बारे में बात करें तो इसको समाप्य संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय को समाप्य, क्योंकि ये समाप्त हो जाने वाले संसाधन, या फिर इसको हम लोग क्षय संसाधन भी कहते हैं कि यह संसाधन जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इसका अगर डिफिनेशन बात किया जाए, डिफिनेशन अगर बोला जाए तो डिफिनेशन कहेंगे कि वैसे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद जिसके निर्माण में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। वैसे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद जिनके निर्माण में लाखों करोड़ों साल लग जाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जैसा इसका नाम होता है सेम उसी तरह डिफिनेशन होता है। समुदाय, अगर हम लोग बात करें स्वामित्व के आधार पर, तो सबसे पहला भेद था व्यक्तिगत संसाधन। स्वामित्व के आधार पर सबसे पहला भेद था व्यक्तिगत संसाधन। आखिर व्यक्तिगत संसाधन कहते किसको है? व्यक्तिगत संसाधन जो होता है वो होता क्या है, चलिए जानते हैं। व्यक्तिगत कहने का अर्थ है अगर किसी संसाधन पर अधिकार किसी विशेष व्यक्ति का है, अगर किसी संसाधन पर अधिकार किसी विशेष व्यक्ति का है तो कहेंगे कि वह व्यक्तिगत संसाधन। जैसे किसी व्यक्ति का घर है तो कहेंगे कि वह घर जो है वो किसी उसका है, इसलिए वह उसका व्यक्तिगत संसाधन है। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें अगर, तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे में अगर बात करें घर, तो घर किसी व्यक्ति का हो सकता है, विशेष व्यक्ति का हो तो उसका व्यक्तिगत, उसका पर्सनल अधिकार रहता है उस पर। अगर तालाब के बारे में बात करें तो हो सकता है कि वह किसी व्यक्ति का तालाब जो पर्सनल कोई तालाब रखे हुए हो। बगीचा, ये सब जो होता है किसी पर्सनल व्यक्ति का देखने का अक्सर ज़्यादा मिलता है। तो ये सब तीनों जो है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो क्या है व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण है। तो याद रखिएगा, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। स्वामित्व के आधार पर अगर दूसरा भेद देखें तो वो होता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? अभी हम पढ़े कि व्यक्तिगत संसाधन जो होता है किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, तो सामुदायिक जो होता है उसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार ना होकर के पूरे समाज का अधिकार होता है। तो इसका डेफिनेशन के लिए बात किया जाए तो बोलेंगे कि वैसे संसाधन जिसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना होकर के पूरे समाज का जिस पर अधिकार होता है सामुदायिक संसाधन कहलाता है। फिर से सुन लीजिएगा, वैसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर पूरे समाज का अधिकार होता है वो सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे में अगर मंदिर के बारे में बात करें तो मंदिर जो होता है किसी विशेष व्यक्ति का नहीं होता, उसमें पूरे समाज का अधिकार होता है, तो जो है सामुदायिक संसाधन हो गया। खेल का मैदान के बारे में बात करें तो खेल का मैदान जो होता है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, उसमें पूरे समाज का अधिकार होता है, तो पूरे समुदाय का अधिकार होता है, तो खेल का मैदान जो सामुदायिक संसाधन हो गया। शमशान घाट के बारे में बात करें तो शमशान घाट किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, वो पूरे समुदाय का होता है, तो सामुदायिक संसाधन हो गया। तो याद देखिएगा, वैसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर के पूरे समुदाय का अधिकार होता है, पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है, उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। मंदिर, खेल का मैदान, शमशान घाट, ऐसे और भी कई एग्जाम्पल सामुदायिक संसाधन के हो सकते हैं। चलिए अब राष्ट्रीय संसाधन के बारे में बात करते हैं। वैसे संसाधन जो राष्ट्र के हाथों में होता है। वैसे संसाधन जिसका स्वामित्व किसके हाथों में होता है? राष्ट्र के हाथों में होता है, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जिसका नियंत्रण जो है राष्ट्र के हाथ में है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया सड़क ना हमारा है ना हमारे समाज का है, वो राष्ट्रीय संपत्ति है, वो राष्ट्र का उस पर अधिकार है। सड़क हो गया, रेल हो गया, इस तरह का और भी कई एग्जाम्पल जो है राष्ट्रीय संसाधन के एग्जाम्पल होते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में बात करें तो वैसे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, सुन लीजिएगा, इसका भी ध्यान सुनिएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। राष्ट्रीय संसाधन के बाद अंतर्राष्ट्रीय सुनिएगा। वैसे संसाधन
जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियंत्रण में होता है, जिसका नियंत्रण जो है हमारे देश के सरकार के हाथों में भी नहीं है, हमारे हाथों में भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के हाथों में जिसका नियंत्रण रहता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे महासागरीय संसाधन जितना भी है, महासागरीय संसाधन जितना भी है उस पर किसी विशेष देश का अधिकार नहीं होता है, उस पर सभी देशों का अधिकार होता है। कोई कुछ करना चाहे तो सब मिलजुल करके बैठेगा और तब जाकर के उसका फैसला लेगा। तो महासागरीय संसाधन जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत आ गया। फिर से सुन लीजिएगा, वैसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे में महासागरीय जितने भी संसाधन है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। चलिए अब आगे आएंगे विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर भी बात करें तो विकास के स्तर के आधार पर भी जो संसाधन है वो 4 प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन है वो 4 प्रकार के होते हैं, जो आपको यहाँ लिखा हुआ है, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और एक संचित कोष। चलिए हम लोग देखेंगे कि आखिर संभावित संसाधन किसको कहते हैं। संभावित, जैसा इसका नाम है वैसे इसका डिफिनेशन। संभावित मतलब कहने का अर्थ है कि संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि बाद में इसका उपयोग किया जा सकता है, जिसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है लेकिन बाद में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका डिफिनेशन देखिए क्या होगा। वैसे संसाधन जिसके क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त है, पता है कि वह संसाधन कहाँ मौजूद है। वैसे संसाधन जिसके क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त है लेकिन वर्तमान समय में जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है वो आपका संभावित संसाधन कहलाता है। जिसके बारे में जानकारी प्राप्त है लेकिन वर्तमान समय में जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है वो क्या है, संभावित संसाधन। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे अगर संभावित संसाधन का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग तो राजस्थान और गुजरात, ये दो राज्य हैं, राजस्थान और गुजरात ये जो दो राज्य हैं, यहाँ पे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा सकता है लेकिन अभी इसका उपयोग उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं किया जा रहा है, इसलिए संभावित संसाधन। इसका उपयोग बाद में कभी ना कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा सकता है। तो याद देखिएगा, वैसे संसाधन जिसके क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त है, वर्तमान समय में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में जो सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है उसका आने वाले समय में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है। अगर नेक्स्ट हम लोग आए, नेक्स्ट जो है वो आपका विकसित संसाधन है। देखिए, वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण अभी तक किया जा चुका है, सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा दोनों चीज़ का निर्धारण किया जा चुका है। सुन लीजिएगा, विकसित संसाधन क्या होता है। सर्वेक्षण हो चुका है, पता चल चुका है कि ये संसाधन है क्या, और उपयोग की गुणवत्ता कि किस प्रकार कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, उपयोग की गुणवत्ता का पता लग चुका है और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वो आपका विकसित संसाधन। जैसे में हम लोग पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं तो पेट्रोलियम जो है क्या है, इसके उपयोग भी हम लोग कर रहे हैं ना, ये क्या है, इसके मात्रा, इसके उपयोग की गुणवत्ता हमें मालूम है, इसकी मात्रा पता है और इसका उपयोग भी किया जा रहा है। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग भंडार। देखिए, वैसे संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु प्रौद्योगिकी में विकास न होने के कारण जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। भंडार के बारे में समझिएगा, वैसे संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन अभी तक ऐसा टेक्निक डेवलप नहीं हुआ है जो कि उसका उपयोग किया जा सके, लेकिन जब टेक्निक डेवलप हो जाएगा तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, भंडार के अंतर्गत आते हैं। वैसे संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु प्रौद्योगिकी में विकास न होने के कारण जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है वो भंडार के अंतर्गत आते हैं, भंडार कहलाते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है लेकिन प्रौद्योगिकी में विकास नहीं होता, ऐसा कौन सा संसाधन है। तो हम लोग देखो, जल के बारे में जानते हैं। जल जो होता है वो 2 गैसों से मिलकर बना हुआ, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हम लोग इसको अलग भी कर सकते हैं, जल से हाइड्रोजन और जल से ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत ही हाइड्रोजन में जो होता है बहुत ज़्यादा ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है हाइड्रोजन, लेकिन अभी तक जल से जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है इसमें से हाइड्रोजन का जो है उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए अभी नहीं किया जा रहा, लेकिन जब हमारा टेक्निक डेवलप होगा तो अवश्य ही हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, एक संचित कोष होता है। संचित कोष सुन लीजिएगा, वैसे संसाधन इसको भी भंडार के अंतर्गत रखा जाता है। संचित कोष को भी हम लोग भंडार के अंतर्गत रख सकते हैं। वैसे संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और
इसका टेक्निक डेवलप नहीं है, इसका टेक्निक भी हमारे पास है। संचित कोष के लिए याद रखिएगा, ये भी सेम भंडार का, इसको भी भंडार के अंतर्गत रख सकते हैं। वैसे संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जिसका तकनीकी भी उपयोग में लाया जा चुका है, उसका टेक्निक भी हमें मालूम है, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, वो संचित कोष कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे अगर, तो नदी का जल देखिए, नदी का जो जल होता है, वो नदी के जल से हम लोग विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, हो भी रहा है, लेकिन सभी नदियों से विद्युत धारा का निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, आने वाला समय में जब हम चाहेंगे, जब हमें आवश्यकता इसकी ज़रूरत समझ में आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो नदियों का जो जल होगा, उस जल से हम लोग विद्युत धारा का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ जो नदियों का जो जल होगा वो संचित कोष का उदाहरण होगा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, वैसे संसाधन जिसे प्राप्त करने का तकनीक हमारे पास है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, वो क्या होता है, संचित कोष कहलाता है। संचित कोष का एक बार फिर सुन लीजिएगा, वैसे संसाधन जिसका वर्तमान तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अभी प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, वो संचित कोष कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग नदी के बारे में बात करें, नदी का जो जल होता है वो, उससे विद्युत धारा का निर्माण किया जा सकता है, किया जा भी रहा है, लेकिन सभी नदियों से ऐसा उपयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में सभी नदियों से विद्युत धारा का निर्माण किया जा सकता है।